नमस्कार विद्यार्थियों, सरोकार क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर नियमित रूप से एनसीईआरटी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सारांश के रूप में दो बुक्स यानी पहली किताब प्राचीन भारत और दूसरी किताब मध्यकालीन भारत, यहाँ तक क्लासें हो चुकी थी। आगे क्लासें नहीं ले पाए तीसरी किताब की। जहाँ तक क्लासें ली वहाँ तक बहुत सारे प्रश्न आए बोर्ड के पेपर में और बहुत शानदार स्टूडेंट्स का पेपर गया, ऐसा हम मान रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं, उन्होंने भी रेस्पॉन्स दिया है कि सर हमारा पेपर बहुत ही शानदार गया है। और जिन्होंने ये क्लासें देखी है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा बोर्ड में तो हुआ ही हुआ है, और आगे सीयूटी या और भी कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें उसका फ़ायदा होगा। तो अब ये अपन देख रहे हैं पेपर सॉल्यूशन और किस तरह के प्रश्नों के उत्तर है वो देख लेते हैं, और फिर अपनी जो क्लासें हैं उनमें से कहाँ से किस तरह के प्रश्न आए और किस तरह से वो प्रश्न रहे उनको भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये अपनी क्लास में है, पीछे मैंने बताया था। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में प्रयागराज में है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिशैन है। हरिशैन समुद्रगुप्त के महामत्य प्रधानमंत्री, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे, महामत्य थे हरिशैन। इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशैन ने की थी। किसने की थी? हरिशैन ने की थी। ऑप्शन आपका द राइट है। दूसरा, देवपुत्र की उपाधि, ये भी हम क्लास में करा चुके हैं, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। देवपुत्रों की उपाधि किन सम्राटों ने धारण की थी? मैंने आपको बताया था, एक उपनिषद जिसका नाम है बृहदारण्यक, दारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा हुआ है कि इन्होंने देवपुत्र की उपाधि है वो किसने? कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि वो कहाँ से ग्रहण की है? चीनी स्रोतों से, चीनी शासकों से अपने आप को देवपुत्र का। देखिए, देवपुत्र की उपाधि किन सम्राटों ने धारण की है? कुषाणों ने। ऑप्शन ब राइट है। ऑप्शन कौन सा है? ब राइट। पहले में द है और दूसरे में कौन सा है? ब राइट है। नेक्स्ट सवाल, हाँ, प्राचीन काल, हाँ ये भी अपनी क्लास में है, हम देखेंगे। गोत्र का नियम मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। गोत्र का नियम, गोत्र का नियम क्या है ये भी स्पष्ट रूप से उदाहरण देके बताया था। गोत्र का नियम किसका? पुत्री का। पुत्री का, पुत्री का गोत्र नियम क्या है? पुत्री के गोत्र का नियम है पिता के घर में पिता का गोत्र, पिता के घर में पिता का गोत्र, और पति के घर में, पति के घर में पति का गोत्र। सवाल क्या पूछा? देखिए, सवाल पूछा है प्राचीन काल में स्त्री गोत्र विवाह के बाद, अगर विवाह से पहले करते तो यहाँ पे ऑप्शन राइट अ होता। क्या होता? अ, पिता होता। लेकिन विवाह के बाद की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन राइट ब है, पति है। विवाह के बाद पति का गोत्र हो जाता है और विवाह से पहले पिता का गोत्र होता है। अब बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस, देखिए ये भी हम क्लास में करा चुके हैं, मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर, मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका पुराना नाम क्या है? दशपुर। दशपुर कई बार बोर्ड ने पूछ लिया है और हम बता चुके हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वापस पूछेंगे और पूछ भी लिया है। मंदसौर को क्या कहते हैं? दशपुर। दशपुर में रहने वाले कौन लोग हैं? तंतुवाय। तंतुवाय का मतलब है धागे का काम करने वाले बुनकर लोग, जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं? बुनकर। वो कहाँ से आते हैं? गुजरात के लाट प्रदेश से आते हैं, लाट प्रदेश से आते हैं और यहाँ पर निवास कर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश मंदसौर क्या है? प्राचीन भारत में निम्न में किस स्थान दशपुर कहा जाता है? मंदसौर को कहा जाता है। ऑप्शन द राइट है, द सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध पिटक, ये भी हम बात कर चुके हैं। किसमें? विचार विश्वास इमारतें, उस पार्ट में बात कर चुके हैं। बौद्ध साहित्य, किसमें? बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य को कितने भागों में बांटा है? त्रिपिटक कहते हैं हम। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक है, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियम है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध का जीवन है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध का जीवन है। अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन है। कुल मिला के ये साहित्य कौन सा है? बौद्ध साहित्य। कौन सा है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? सुत्त पिटक का संबंध किस धर्म से है? किस बौद्ध, बौद्ध धर्म से है। स ऑप्शन आपका राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन? स ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न, यात्रा वृतांत रिहला, सेकंड किताब, यात्रियों के नजरिए पाठ की हम बात कर चुके हैं। तो एक यात्री का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोरक्को अफ्रीका तंजीर प्रदेश का रहने वाला था, किसके दरबार में आता है? मुहम्मद बिन, मुहम्मद बिन
मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, तुगलक के दरबार में आता है। पिछले बोर्ड में पूछा था कि इसको दिल्ली में, इसको कहाँ पर किस पद पर नियुक्त किया, दिल्ली में उसे न्यायाधीश यानी काजी के पद पर नियुक्त किया था। और इसने भारत का विवरण लिखा था, विवरण का नाम क्या है, रिहल्ला। इनके विवरण का नाम क्या है, रिहल्ला। तो यात्रा वृत्तांत रिहल्ला किसने लिखा है, इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी राइट, स राइट है, सी या स एक ही बात है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विद्यार्थियों, ये इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत सारे टेस्ट में दिए थे, तो बच्चे कह रहे थे सर ये तो ऐसे प्रश्न कॉम्पिटेटिव में पूछे जाते हैं, बोर्ड में कब पूछने लगे। लेकिन आप देख लीजिए प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित करने वाला। और ये भी कौन से पार्ट में से, आपके यात्रियों के नजरिए पार्ट में से। किसमें है, यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए के पार्ट में लास्ट में, पार्ट जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ एक पार्ट के पीछे यात्रियों का विवरण दिया हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए। जॉन बैप्टिस्टा त्रिवेनियर जोहरी के रूप में आया, फ्रांस का रहने वाला यात्री है, 6 बार भारत आया था जोहरी के रूप में। और अल बिरूनी कहाँ का है, अल बिरूनी कहाँ का है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ख्वारिजम प्रदेश का है। कौन सा प्रदेश, ख्वारिजम, ख्वारिजम प्रदेश। क्या स्पेन का है, स्पेन का नहीं है, स्पेन का नहीं है, ये सही है। फिर है इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला, बिल्कुल सही है। फ्रांसवा फ्रांस का रहने वाला, बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है वो धोखा खाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ लिया वो राइट करके आए। तो ऑप्शन राइट कौन सा, ब हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, आपके ब ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अलवार संत, ये भक्ति सूफी परंपरा वाला पार्ट है। भक्ति और सूफी परंपरा पहले ही पेज पर दिया हुआ है कि जो दक्षिण भारत की 2 भक्ति धाराएं, अलवार और नैनार की जो भक्ति धाराएं, उनमें से नैनार, मैंने आपको बताया था नैनार, नैन का मतलब तीसरा नेत्र, कौन है, शैववादी, शिव के प्रतीक यानी शैववादी, शैववादी, शैववादी। तो दूसरी परंपरा कौन सी है, अलवार, अलवार परंपरा है, अलवार। अलवार परंपरा को क्या कहते हैं, वैष्णववादी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैष्णववादी के परंपरा कहते हैं। ऑप्शन सवाल क्या पूछा है, अलवार संत मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति करते थे, विष्णु की। ऑप्शन ब राइट है, कौन सा है, ब राइट है। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। ये भी भक्ति और सूफी पाठ से हैं। कौन सा है, भक्ति और सूफी, सूफी। मैंने आपको क्लास में बताया था नासिक गुरुओं के नाम, ना अंग, अम, राम, अर, हर, हर, तेगो, ये 10 गुरु हैं। नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। कितने नंबर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर। फिर है हरगोविंद, हर राय, फिर है हरे कृष्ण 8, उसके बाद तेग बहादुर 9 नंबर, गोविंद सिंह 10। अब इसमें से अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, किसका, आदि ग्रंथ का हम बात कर चुके हैं। और गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। 10वें गुरु और 5वें गुरु ने दोनों, 10वें गुरु ने 9वें गुरु तेग बहादुर के वचनों का संकलन किया, 5वें ने नानक के पदों का संकलन किया। सवाल क्या देखिए, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा, आदि ग्रंथ का किसका, अर्जुन देव, 5वें, 10 सही है। कौन सा राइट है, द राइट है। देखिए पाठ का नाम है विजयनगर। अगला प्रश्न, विजयनगर। इसमें भी हमने चर्चा की थी, एक मानचित्र बना था कि ये भारत, दक्षिण भारत के यहाँ पे 2 नदी है, एक है तुंगभद्रा नदी और दूसरी है कृष्णा नदी, कृष्णा। इन दोनों के उपजाऊ भूभाग, दोआब का नाम भी बताया, रायचूर का दोआब, कौन सा, रायचूर का दोआब, जिस पर कौन सा है, विजयनगर है। देखिए क्या है सवाल, तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा साम्राज्य बसा है, विजयनगर। ऑप्शन स राइट है, कौन सा है, स है। अगला 1565, विजयनगर का पतन भी मैंने आपको बताया। 1565 में राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध। शासक से सदाशिव राय, प्रधानमंत्री थे राम राय। अब देख लीजिए 1565 में कौन सा युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। स ऑप्शन राइट है, कौन सा है, स सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी फसल, ये भी सवाल पढ़ाया हुआ है, फसल नई दुनिया या विदेशों से आने वाली फसल, विदेशी फसलें जिसको नई दुनिया से आने वाली फसलें कहते हैं, कौन सी, टमाटर भी है और क्या है, आलू भी है, आलू है, मिर्च है, कौन सी है, मिर्च है, अनानास है,
अनानास है, ये है। लेकिन अब सवाल क्या है, कौन सी फसल नई दुनिया से नहीं आई? नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो धोखा खाए हैं। ऐसे सवाल मैंने टेस्ट में खूब दिए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है। बच्चे कह रहे थे नहीं वाले मत दो, कंपटीशन में आते हैं। लेकिन देख लीजिए आप, सवाल आए हैं और भी पूछेंगे, ध्यान में रखना है। देखिए तो कौन सा है, आलू भी है, टमाटर भी है, मिर्च भी है, कौन सा नहीं, गन्ना नहीं। ऑप्शन राइट कौन सा है, द राइट है। कौन सा है, द राइट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाँ ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। मुगलकालीन गांव के मुखिया के कार्य, किसके कार्य, मुखिया के कार्य, मुखिया के कार्य। कृषि समाज में मुखिया के कार्य, मुखिया के कार्यों में कौन है मुखिया गांव का, मुकद्दम है। कौन है, मुकद्दम या चौधरी है, मुकद्दम या चौधरी है गांव का मुखिया, मंडल प्रमुख। देख लीजिए, मुगल काल में पंचायत का मुखिया क्या क्या कहलाता है, मुकद्दम चौधरी कहलाता है। ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में संथाल, हाँ ये निम्न में से संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि, ये तीसरी किताब का पहला पार्ट है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद उसके अंदर दिया हुआ है पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति। इनके जीवन के लिए संथालों को स्थायी कृषि के लिए दबाव बनाया गया। पहाड़िया तो क्या है, झूमिंग कृषि करते थे, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करते थे। तो प्रश्न क्या देखिए, प्रश्न ये, निम्न में से संथाल शक्ति का प्रतिनिधि, यानी पहाड़िया है वो कुदाल से जमीन खुरच करके कृषि करते हैं तो इनका प्रतीक कुदाल है, और संथाल है हल से खेती करते हैं तो इनका प्रतीक क्या है, हल है। अब देख लीजिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन संथालों की शक्ति का प्रतीक है, कौन सा है, हल है। ऑप्शन स सही है। नेक्स्ट सवाल, दामिनी को, देखिए यहाँ पर क्या है, संथाल जो है इनको स्थायी कृषि के लिए बल दिया, स्थायी कृषि के लिए इनको बल दिया। और जो संथालों की स्थायी कृषि है उसका नाम क्या है, दामिन ए को ह। अब देख लीजिए प्रश्न क्या है, दामिन ए को में किस समुदाय को बसने को निर्धारित किया था, किसको, संथालों को। ऑप्शन द राइट है। ये किताब नहीं करवा पाएंगे थे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखिए, अभी आगे करेंगे सीयूटी के लिए, ये जो आगे वाली थर्ड किताब है उसकी क्लासें सीयूटी में आप देख पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। नेक्स्ट, हाँ ये भी आपके थर्ड किताब में 1857 विद्रोह राज, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की छवि की बात की गई है। क्रांति की छवि के रूप में दो तरह की छवि है, पहली है ब्रिटिश छवि, पहली है क्रांति की ब्रिटिश छवि और दूसरी है भारतीय छवि। तो जो ब्रिटिश छवि है उसमें क्या किया गया है, भारतीय छवि, ब्रिटिश छवि में क्या है, जो ब्रिटिश एक समाचार पत्र है जिसका नाम है इलेस्ट्रेट लंदन न्यूज़पेपर। उस पेपर के अंदर बहुत सारे कार्टूनिस्ट जो चित्र बना करके 1857 की क्रांति का जारी करते थे, उनमें से एक चित्र बनाया है स्मृति में। हिंदी में चित्र का नाम क्या है, स्मृति में, और इंग्लिश में नाम है इन मेमोरियम। ये है, ये किसने बनाया है, जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया है। किसने बनाया है, जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया है। ब ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर लोगों ने अपना नेता किसे घोषित किया। देखिए लखनऊ जिसको अवध भी कहते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ अवध, जहाँ पर बेगम हजरत महल और यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया। किसका, कुशासन का आरोप लगा दिया और राजधानी से बाहर कर दिया। और इनके मरने पर बेगम हजरत महल यहाँ की शासिका बनती है और एक बच्चे को गोद लेती है जिसका नाम है बिरजिश कादिर। अब देख लीजिए सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने अपना नेता किसे चुन लिया, बिरजिश कद्र को। किसको, बिरजिश कद्र को। कुंवर सिंह तो बिहार के नेता हैं, कहाँ के, बिहार के हैं। और नाना साहिब कहाँ के हैं, कानपुर के हैं, कानपुर। बहादुर शाह जफर दिल्ली के हैं। तो पीछे कौन बसे, बिरजिश कद्र। ऑप्शन राइट स सही। कौन सा है इसमें, स सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा घटनाक्रम बाद में और पहले हुआ। ये बच्चे मैं कई बार ये सवाल दे चुका,
मैंने कहा इस तरह का सवाल पूछेंगे कि ऐसा कौन पूछते, बिल्कुल पूछेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 की घटना है। 1930 की महात्मा गांधी भारत आगमन 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अफ्रीका से भारत आ गए थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब होता है? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को। फिर असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920, अगस्त 1920। अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है? कौन सी प्रत्यक्ष कार्रवाई? ऑप्शन स राइट है। कौन सा है? स राइट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब आ गए आपके रिक्त स्थान। क्या आ गए? आपके रिक्त स्थान आ गए। अब देख लिए, निम्न विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया मोहनजोदड़ो में, ये भी करवा चुके हैं नगर नियोजन में। नगर नियोजन हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषताएं, नगर नियोजन की विशेषताओं में हम करवा चुके हैं। इसमें भी मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं? अनुमानित 700 कुएं मिले हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। तो खालिस्तान में क्या आएगा? 700 कुएं। कितने? 700 कुएं मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट सवाल, कुछ इतिहासकारों का मानना है, अब देख लीजिए, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। सवाल, स्वजनों के बीच, स्वजन कौन है? कुरुवंश के लोग हैं। कौन है? कुरुवंश के लोग हैं। कौन है कुरुवंश के लोग? एक तो पांडु के पुत्र है। किसके? पांडु के। दूसरे धृतराष्ट्र के पुत्र है। ये क्या करते हैं? सत्ता संपत्ति को लेकर के, सत्ता और संपत्ति को लेकर के संघर्ष करते हैं पितृवंशिकता के नियम से। कौन से नियम से? पितृवंशिकता के नियम से। ये बात किस में है? इसे क्या कहा गया है? महाभारत कहा गया। क्या कहा गया है? महाभारत। तो रिक्त स्थान में क्या हो गया? महाभारत। कौन सा महाकाव्य हो गया? महाभारत। महाभारत। अब देख लीजिए, अल बेरूनी की कृति, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। यात्रियों के नजरिए में अल बेरूनी की कृति का नाम क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। आगे हम इन प्रश्नों में देखेंगे, विवरण में आगे देखेंगे। देखिए, हम्पी, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में किस कर्नल कॉलिन मैकेंजी किस में है? कौन से पार्ट में? विजयनगर पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें ये ऑप्शन राइट है। देख लीजिए, स्थायी बंदोबस्त में राष्ट्र, ये है आपके उपनिवेशवाद देहात जो पार्ट है, तीसरी किताब का पहला पार्ट, उसमें क्या है? स्थायी बंदोबस्त। क्या है? स्थायी बंदोबस्त। चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसके प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। लगान की दरें किसके साथ तय की गई है स्थायी बंदोबस्त में? इसका दूसरा नाम क्या है? इस्तमरारी। लगान की दरें अगर जमींदार के साथ ही है, लगान की दरें, ध्यान रहे, जमींदार, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि कृषक नहीं, जमींदार है, स्थायी बंदोबस्त है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जमींदार आएगा। ऑप्शन राइट कौन सा है? खालिस्तान में आएगा जमींदार। उसके बाद है आपके 1857 की क्रांति में अवध को, किसको? अवध को क्या कहते हैं? अवध को कहते हैं बंगाल आर्मी की पौधशाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि अवध में बहुत सारे तालुकदार थे। प्रत्येक तालुकदार के पास 200 से लेकर के 2000 तक की सेनाएं, निजी सेनाएं थी। जब उनकी निजी सेनाएं भंग कर दी गई, भंग करने का आदेश दिया, क्योंकि अवध के नवाब के अधिकार छीन लिए तो तालुकदारों के अधिकार छीनेंगे। और ऐसी अवस्था में क्या है? तालुकदारों के वहाँ बड़ी फौज थी, उन लोगों को सीधा सीधा क्या है? ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया है। यानी ये छोटे पौधे नर्सरी के अंदर पहले से तैयार है, तो इसको क्या मान लिया गया? अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला यानी नर्सरी माना गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा? अवध आएगा। तो ये आपके खालिस्तान थे। पहले में 700 कुएं, दूसरे में महाभारत, तीसरे में है किताब उल हिंद। कौन सी? किताब उल हिंद। चौथे में है आपके कर्नल कॉलिन मैकेंजी, पांचवें में है आपके जमींदार, और छठे में आपके अवध है। ये आपके रिक्त स्थान थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं अपनी क्लासों में। दूसरे अध्याय में राजा किसान नगर में चाणक्य किस मौर्य शासक के मंत्री थे? मंत्री या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री या मंत्री कह दें, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे कौन? कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य। तो यहाँ पे चाणक्य किस मौर्य शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, मगध की स्थायी, मगध जनपद है, उसकी स्थायी राजधानी है,
वो कौन सी है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। कहाँ पे है? बिहार में है। तो आपके पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तीसरे बंधुत्व जाति वर्ग पाठ में चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक संबंधों को लेकर के बहुपत्नी, एक तो होता है बहुपति, बहुपति, जैसा कि आपके महाभारत में उदाहरण मिलता है। कहाँ पे? महाभारत में उदाहरण मिलता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में बहुपत्नी प्रथा थी। बहुपत्नी, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि बहुपत्नी क्यों है? क्योंकि वो योग्य पुत्र चाहते थे, ऐसा कोई पुत्र हो जो शासक बने। अब मान लीजिए युद्ध में ज्यादा पुत्रों की भी आवश्यकता है और एक योग्य पुत्र भी चाहिए जो योद्धा बन सके, तो जरूरी थोड़ा ही कि भी एक पुत्र और वो योद्धा हो, तो कोई न कोई एक तो योद्धा होगा। इसी वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे। इसको क्या बोला गया? बहुपत्नी प्रथा। तो बहुपत्नी प्रथा क्या थी? एक व्यक्ति या एक पति अनेक पत्नियां रखता हो, उसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। सबसे प्राचीन आजीवक संप्रदाय के, देखिए ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। आजीवकों के लिए बारबरा, कौन सी? बारबरा। बारबरा की गुफाएं कह दो या बराबर की गुफाएं कह दो। बराबर की गुफाएं कह दो। कहाँ पे हैं? बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर। इसका निर्माण तो अशोक ने करवाया, लेकिन इसका विस्तृत स्वरूप दिया अशोक के पुत्र ने। अशोक के पुत्र नहीं, पौत्र का नाम है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। तो ये गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में हैं। आजीवकों के लिए बारबरा की गुफाएं। किस विदेशी यात्री, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पाठ यात्रियों के नजरिए में। दारा सिको। दारा सिको कौन है? दारा सिको, दारा सिको औरंगजेब का भाई। कौन है? औरंगजेब का भाई दारा सिको। दारा सिको किसका बेटा है? शाहजहां का बेटा है। शाहजहां, 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 मुगल शासक शाहजहां का बेटा है। और शाहजहां के समय, जब शाहजहां शासक थे, तब एक निजी चिकित्सक बन करके आया था फ्रांस का एक व्यक्ति, जिसको क्या गया? फ्रांसवा बर्नियर। किस विदेशी यात्री ने दारा सिको चिकित्सक के रूप में रखा था? फ्रांसवा बर्नियर को। किसको? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आगे आप देखेंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा सूफी संत, उसका पवित्र स्थल कहाँ है। तो ख्वाजा साहब चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। ये भी हम देख चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इस पर भी हम आगे चर्चा कर चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की जाती है। 1336 ईस्वी में किसके द्वारा? हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा। आईन अकबरी, ये भी मुगल कृषि समाज जो है उसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं कि आईन अकबरी के कृषि स्रोत क्या क्या है। आईन अकबरी के कौन कौन से भाग है जिसमें कृषि का उल्लेख है। जैसा कि 5 भाग है: मंजिल आबादी, सिपा आबादी, मुल्क आबादी, चौथा भाग, 5वां भाग। तो आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन है? अकबर के दरबारी इतिहासकार है। अब देखिए, पहाड़िया लोग कौन सी खेती करते थे? अभी बताया आपको, झूमिंग खेती। कौन सी? झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती आपने भी लिखा है तो भी वो आपका उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये ग्लास फल, मैं यही कह रहा था क्लास में नियमित रूप से ये सवाल पूछेंगे। ये ग्लास फल एक दिन आकर हमारे मुंह में अवश्य गिरेगा। ये 1851 में बोला था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध डॉक्ट्रिन लफ्स, गोद निषेध नीति जारी की थी, जिसमें ये रियासत उसमें शामिल नहीं हो पाई थी। लेकिन उन्होंने अवध के बारे में ये कह दिया था कि आने वाले समय में ये अवध जो है, फिर क्या है, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके विलय किया। कुशासन यानी आखिर रूप में अवध अंग्रेजों ने ले लिया। तो क्या है, ये गिलास फल एक दिन आकर हमारे मुंह में। ये कथन किस रियासत के बारे में कहा गया? ऑप्शन है अवध के बारे में। किसके बारे में? अवध के बारे में। अब देख लीजिए, आपकी जो बुक्स है, थर्ड बुक्स है, उसमें है महात्मा गांधी पार्ट है। उसमें प्रारंभ में दिया गया है कि एक तो उदार राष्ट्रवादी, एक उग्र राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवादी 3 नेता है। उग्र राष्ट्रवादी 3 नेता है। एक तो आपके है विपिन चंद्र पॉल। पॉल कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। एक है आपके लाला लाजपत राय।
लाजपत राय, लाला लाजपत राय यानी लाला जी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, पंजाब के हैं। लाल पाल बाल, एक है आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर गंगाधर तिलक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। अब देख लीजिए क्या पूछा, लाल बाल पाल के रूप में किसे जाना जाता है? ये तीन नेता हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन बी में आ गए हम विद्यार्थियों, सेक्शन बी में आ गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाट, इस पर भी हम चर्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कर चुके हैं। बाट, सिंधु घाटी सभ्यता के बाट, बाट किसके बने हैं? चर्ट नामक पत्थर के बने हैं। बाटों का आधार क्या है? द्विघाती है। अगर ज्यादा नापेंगे तो कैसा होगा? दशमलव होगा, दशमलव होगा। कहीं कहीं पर बाटों के लिए पलड़े, पलड़े तराजू के पलड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी से बाट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? किस उद्देश्य से किया जाता था? हाँ, तो व्यापार विनिमय के लिए। किसके लिए? व्यापार, व्यापार विनिमय, व्यापार विनिमय के लिए बाटों का उपयोग होता था। ये प्रश्न चौथा, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मगध महाजनपद में कौन से? मगध की समृद्धि के कारण, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मगध जो है वो गंगा और सोन, गंगा और सोन दो नदियों के दोआब क्षेत्र में है, दोआब क्षेत्र में है। तो क्या है? परिवहन की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है। कृषि उत्पादन श्रेष्ठ है, कृषि उत्पादन अत्यधिक है। और क्या है? पास के जंगलों से हाथियों की उपलब्धता है, हाथियों की उपलब्धता, उपलब्धता। और क्या है? पहाड़ियों से घिरे इलाका है, पहाड़ियों से घिरा इलाका है। तो प्राकृतिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ केंद्र है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। पांचवा प्रश्न, अक्षत्रिय राजाओं के उदाहरण, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों। अगर जिन्होंने क्लास देखी है उनको फायदा हुआ है। मैं बात कर चुका था कि मौर्य वंश के शासकों को भी, मौर्य वंश के शासकों के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो क्षत्रिय है, उनको वर्षल माना गया है, निम्न कुल का माना गया है। तो अक्षत्रिय राजा मौर्य वंश भी लिख सकते हैं। मौर्य वंश क्या लिखना है? अक्षत्रिय राजाओं के दो उदाहरण, राजाओं के नाम लिखने हैं तो आप चंद्रगुप्त मौर्य भी लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन पूर्ण रूप से आप कहेंगे तो कनिष्क, कुषाण वंश के कनिष्क जो है वो है। और दूसरा कौन सा है? और कौन सा है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने स्वयं को क्या कहा है? अनूठा ब्राह्मण कहा है। इसका मतलब क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है। तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं। इन तीनों में से उदाहरण, जिसने भी दो उदाहरण दिए, एक उदाहरण दिया, तो आपके देखो 1+1 का मतलब एक दिया तो एक मिलेगा, दो दिया है तो दो नंबर मिलेंगे। स्तूपों की संरचना के संबंधित कोई दो भागों के नाम लिखिए। बता चुके हैं स्तूप की संरचना, एक चित्र बना के बता चुका हूं मैं। स्तूप की संरचना जैसे ये एक सबसे पहले ये भाग है जिसको क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज। इसके ऊपर ये क्या है? हर्मिका है, हर्मिका देवघर। इसके ऊपर क्या है? यष्टि है, यष्टि है। इसके ऊपर क्या है? मस्तूल है, मस्तूल। ये क्या है? किसके भाग है? ये स्तूप के भाग है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी दे चुके हैं। तो क्या है? स्तूप की संरचना संबंधी कोई दो महत्वपूर्ण भागों के नाम कोई भी नाम लिखे हैं, आपको दो नंबर मिल जाएंगे। इब्न बतूता के डाक प्रणाली के बारे में होने वाली कोई दो जानकारियां। अब इब्न बतूता की डाक प्रणाली है वो दो प्रकार की है, एक पैदल डाक व्यवस्था और एक घुड़सवार डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था और घुड़सवार, पैदल को दावा कहते हैं। क्या कहते हैं? दावा। घुड़सवार को क्या कहते हैं? उल्लुक कहते हैं, उल्लुक कहते हैं। तो देश के किसी भी कोने से अगर सूचना राजधानी तक पहुंचनी है तो इस डाक व्यवस्था से पहुंचती थी। कीमती फल जो है, कीमती मतलब जो औषधियों के रूप में ये होते हैं, वो भी के देश के किसी भी कोने में केंद्र तक पहुंचते हैं। तो ऐसी आपको विशेषताएं लिखनी थी। आठवां प्रश्न आगे देखिए नेक्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा, ऑब्जेक्टिव में हम चर्चा कर चुके हैं। विजयनगर में एक बांध बना है जिसका नाम है हीरिया बांध। क्या है? हीरिया बांध। हीरिया बांध किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। और यहाँ से क्या है? नहर निकाली गई। नहर कहाँ पे लाई गई? राजधानी में, राजधानी केंद्र में। राजधानी केंद्र में कौन सा नगर है? नगलपुरम, नगलपुरम नगर। और नगलपुरम नगर में क्या है? कमलपुरम जलाशय, कमलपुरम जलाशय, कमलपुरम जलाशय। ये श्रेष्ठ जल प्रबंधन का उदाहरण मिलता है विजयनगर का। देखिए सूर्यास्त विधि कानून क्या है? आपके सेकंड किताब के जो उपनिवेशवाद पार्ट है उसमें दिया हुआ है। क्या है? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की शर्तें। स्थायी बंदोबस्त में क्या है? जमींदारी, जमींदारी, जमींदारी के
जमींदारी के अधिकार देने की शर्तें, अधिकार की शर्तें, और उसमें महत्वपूर्ण शर्त क्या है, वो है सूर्यास्त विधि कानून। सूर्यास्त विधि कानून, इस कानून के तहत क्या है, निर्धारित राजस्व 1 वर्ष की अवधि के अंतिम दिन सूर्यास्त होने तक अगर आप निर्धारित राजस्व भर देते हैं, यानी निर्धारित राजस्व भुगतान कर देते हैं, तो वो रियासत यानी वो जो जमींदारी है वो आपके पास रहेगी, वरना तो उस जमींदारी की बोली बोल करके दूसरे जमींदार को दे दी जाएगी। इस कानून को क्या बोला गया, सूर्यास्त विधि कानून बोला गया। तो ये ध्यान में रखना है, सूर्यास्त विधि कानून। 1857 के विद्रोह में मैंने आपके बहुत सारी अफवाहें बताई थी, उसमें से कोई 2 अफवाहें, एक तो क्या है, आटे में हड्डियों का चूरा, आटे में हड्डियों का चूरा मिला होना, बड़ी अफवाह, चूरा मिला होना। दूसरी अफवाह क्या है, दूसरी है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस में क्या है, चर्बी किसकी है, चर्बी गाय या सूअर की है, गाय या सूअर की है, ऐसी अफवाह फैलाई गई थी। और क्या अफवाह थी, और अफवाह थी कि जब ब्रिटिश राज के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं तो अब इनका राज जाने वाला है, इसलिए इनका विरोध किया जाए। और भी कई है कि हमारे धार्मिक प्रतीक हटा करके जो धर्म है उसको भ्रष्ट करके ईसाई धर्म को यहाँ लाने जा रहे हैं। इस तरह की कई अफवाहें जो है वो काम कर रही थी। तो कोई 2 अफवाहें लिखनी है। दांडी मार्च कब कहाँ से प्रारंभ हुआ, साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कब, 12 मार्च 1930 को। और समाप्त कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे, नवसारी गुजरात के दांडी नामक स्थान, गांव में समाप्त हुआ। तो क्या लिखना था, दांडी यात्रा कब और कहाँ, एक एक नंबर। कहाँ लिखा है सही, तो ये कब सही। संविधान सभा में राज्य सरकार को आरक्षित करने के सुझाव, कौन से कर है वो राज्य सरकार के लिए आरक्षित किए गए, तो एक तो है उत्पादन कर है, और क्या है, भूमि के स्टाम्प शुल्क है, स्टाम्प शुल्क या कर है, वो भी इसके लिए है। तो ये ध्यान में रखना है, एक तो उत्पादन कर, एक भूमि कर, एक बिक्री कर भी है, बिक्री कर भी हैं। इस तरह के कर है जो किसको दिए गए, राज्य सरकार को अधिकृत किए गए हैं। ये आपके जो लास्ट पार्ट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसमें ये सारा दे रखा है। अब देखिए बड़े प्रश्न, सी सेक्शन में जैन धर्म के पंच महाव्रत व्यक्ति के चरित्र निर्माण में किस प्रकार सहायक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि पंच महाव्रत, जिनमें 4 महाव्रत जो पार्श्वनाथ ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और चौथा है जिसको हम अमृच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं, 5वां अमृच्छा, किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया था। तो इससे व्यक्ति की चरित्र निर्माण में कैसे सहायक है, मन वचन कर्म से व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य, अहिंसा। किसी भी जैन परंपरा मानती है कि छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीव के प्रति किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को विश्व कल्याण के लिए अहिंसक बनकर रहना अति आवश्यक है। उसके बाद अपरिग्रह मतलब है चोरी नहीं करना, तो आप किसी तरह के मन वचन कर्म से चोरी न करें। अमृच्छा का मतलब है संयमित जीवन जीना, ब्रह्मचार्य का पालन करने मतलब संयमित जीवन जीना। तो व्यक्ति संयमित जीवन जी करके अपने चरित्र की रक्षा कर सकता है, तो ये सहायक है। तो ये बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देखिए बौद्ध प्रतीक, स्तूप, चक्र, वृक्ष आदि मूर्तिकला, जो सांची की मूर्तिकला है, सांची की मूर्तिकला में बता चुका हूँ कि कौन किसका प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है, महापरिनिबान या निर्माण का प्रतीक है। चक्र किसका है, धम्म चक्र का प्रतीक है। किसका है, धम्म चक्र का, जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था वो है। उसके बाद है वृक्ष, क्या है, बोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या महाबोधि वृक्ष किसका प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है। तो ये बातें हमें यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट सवाल, मुगल काल में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी। तो मुगल काल में दोनों ऋतुओं में, कौन सी, दोनों ऋतुओं में फसलें उगाई जाती थी। कौन सी, दलहन फसलें भी थी, तिलहन भी थी। कौन सी, तिलहन भी थी। खाद्यान्न फसलें भी थी, खाद्यान्न फसलें भी थी। लेकिन जिन्स ए कामिल फसलें महत्वपूर्ण है। कौन सी, जिन्स ए कामिल, यानी जिसको हम कहते हैं सर्वोत्तम फसलें, सर्वोत्तम
फसलें जिनको क्या कहते हैं, फसलें जिनको क्या कहते हैं, गन्ना और कपास, गन्ना और कपास। इसके अलावा बाहर से आया, कहाँ, पुर्तगाल से आया तंबाकू, तंबाकू की भी खेती यहाँ पे की जाती थी। इसके अलावा चावल की भी खेती की जाती थी। कुछ सब्जियां हैं वो बाहर से आई थी, तो ये उल्लेख करना है आपको मुगल कालीन कृषि समाज में। मुगल काल में प्रचलित सिंचाई की तकनीक, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सिंचाई के लिए विशेष रूप से बाबर ने बाबरनामा में एक सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जिसको रहट कहा गया, अर्गट कहा गया। हाँ, तो ये सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन माना जाता था। इसके अलावा दीपालपुर और आगरा के आसपास सब्जियां, जहाँ पे सब्जियां बोई जाती थी, वहाँ बाल्टियों से सिंचाई, बाल्टियों से कैसे, एक पुरानी परंपरा थी ढेकुली, ढेकुली जो होती थी एक रस्सी के बल पर, बाल्टी है कुएं से बाहर निकाल के इस तरह सिंचाई करते थे। तो ये भी है। कहीं कहीं पर नहर का भी उल्लेख मिलता है, शाहजहाँ के समय शाह नहर की भी जानकारी मिलती है। तो ये सिंचाई की क्या है, तकनीकियां हैं वो अपनाई गई थी। असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था। देखिए विद्यार्थियों, मैंने स्पष्ट रूप से आपको इसमें ये करवाया कि इसके दो भाग है, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब क्या है, जो ब्रिटिश सुविधाएं की गई है उनको त्यागना है, छोड़ना है, और सकारात्मक में उनको अपनाना है। कैसे, देखिए असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक। शांति की दृष्टि नकारात्मक क्यों, जिन जिनका हम प्रतिरोध कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार उन्हें लागू करने की कोशिश कर रही है, तो कानूनों का दबाव बन रहा है। और जहाँ जहाँ इन्हें हम सुधार के लिए सकारात्मक पक्ष अपने, जैसे वकालत छोड़ी तो स्वदेशी कोर्ट खोले गए, जैसे विद्यालय छोड़े तो देशी विद्यालय, स्कूल, बेसिक शिक्षा प्रणाली, इस तरह के जो सकारात्मक बिंदु है वो सामने आ गए। तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाते स्वदेशी खादी का उपयोग करना, गांधी स्वयं ने लंगोट पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाना शुरू कर दिया। तो ये दो पक्ष है, दोनों पर व्याख्या करके लिखना है। या फिर 1922 तक गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को किस तरह के परिवर्तन किया। अब इसमें 1922 तक गांधी ने जो कार्य किए, अब किसमें कौन से कार्य किए, जैसे गांधी सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में गांधी की सार्वजनिक उपस्थिति हुई है, वहाँ से लेकर के उसके बाद चंपारण कृषक सत्याग्रह, उसके बाद आपके खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कृषक सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मालिक सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मालिक सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, कौन सा, रॉलेट सत्याग्रह, इन सत्याग्रहों का उल्लेख करना है। और इनके बाद फिर 1920 में गांधी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो संपूर्ण जनता इनके साथ जुड़ जाती है। पहले तो क्या हर वर्ग जुड़ता है, उसके बाद संपूर्ण जनता। तो इनके बारे में आपको इसमें लिखना था इस प्रश्न में। अगला है संविधान सभा में चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित थी। विद्यार्थियों, मैंने कई बार बताया ये सवाल पूछेंगे, आप कह रहे थे कि कैसे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि, जैसे मान लीजिए एक इलाके में 4 MP MLA है और उनमें से जनसंख्या 10 लाख है, तो एक व्यक्ति को संविधान सभा का सदस्य किसके आधार पर, 1946 के चुनाव के आधार पर निर्वाचित व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता था। तो जो संविधान सभा में प्रस्ताव पारित होता था वह प्रस्ताव उस व्यक्ति को दिया जाता था। उसमें इतना मीडिया का प्रभाव नहीं था कि जनता तक तुरंत जाए, इसके लिए वो उस मामले को लेकर के अपने फील्ड में जाता था, इलाके में जाता था और वहाँ पर राय लेकर के और उसके बाद पुनः सदन में रखता था। तो निश्चित तौर पे जो भी मुद्दे थे, चर्चाएं थी, वो जनमत से अत्यधिक प्रभावित थी। ये बात यहाँ पे लिखनी है, जिसने लिखी है वो 3 नंबर मिल जाएंगे। संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर, देखिए संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर के जिन जिन व्यक्तियों ने बयान दिए, जैसे जयपाल सिंह ने इनके लिए क्या कहा गया, बालकृष्ण जी ने इनके लिए क्या कहा, तो जिन जिन विद्वानों ने इन पर चर्चा करते हुए अपने अपने मुद्दे रखे हैं, उन सब के बारे में आपको एक एक लाइन लिखनी थी, तब जाकर के आपके ये जैसे मान लीजिए आदिवासियों को अल्पसंख्यक कौन मान रहे हैं, आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात कौन कर रहे हैं कि उन्हें CD चाहिए, जैसा जयपाल सिंह कहते हैं हमारों को दबाया गया, इतना दबाया गया, हजारों साल तक दबाया गया। तो ये सारी बातें इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, अब आपके द भाग आ गया निबंधात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के उस समय के लोगों की जीवन शैली बुद्धिमत्ता का पता चलता है। कुल मिला के यहाँ पे क्या है, नगर नियोजन का उल्लेख करना। किसका, नगर नियोजन, नगर नियोजन का उल्लेख करते हैं तो क्या है, 2 भाग है। एक भाग कौन सा है, दुर्ग टीला, और दूसरा भाग कौन सा है,
नगरीय क्षेत्र आवासीय बस्ती, नगरीय क्षेत्र या आवासीय बस्ती। इसमें सवाल क्या पूछा है, लोगों की जीवन शैली। लोगों की जीवन शैली पूर्ण रूप से नगरीय थी। लोग नियोजित तरीके से नगर का निर्माण करते थे, नगर से पहले योजना बनाते थे, उसके बाद नगर की बसावट करते थे। बुद्धिमत्तापूर्वक इनके समकोण आकार की सड़कें बनाई गई और प्रत्येक सड़क के किनारे जो है वो पक्की नाली बनाई गई और उसके बाद में एक पतली नाली और प्रत्येक घर की नाली से जोड़ी गई ताकि जल की निकासी आसानी से हो सके। इस तरह के नगर नियोजन। दूसरा दुर्ग टीला है, वो एक चबूतरा बनाते थे ईंटों का और उसके बाद चबूतरे के ऊपर विशाल संरचनाएं जो है, विशाल संरचनाएं जैसे महाविद्यालय भवन है, जैसे आपके एक माल गोदाम है जिसमें अन्न इकट्ठा किया जाता। तो लोगों की बुद्धिमत्ता सोच थी कि आने वाले समय में कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो उसके लिए जल प्रबंधन करना जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पे उदाहरण देकर के आपको लिखनी थी। या फिर क्या है, या फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प उत्पादन में आर्थिक और सामाजिक जीवन की झलक कैसे मिलती है, यानी शिल्प उत्पादन में कच्ची सामग्री कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे, कहाँ पर वस्तुएं बनाते थे, वस्तुएं बनाने की विधियां कौन कौन सी है और फिर किस तरीके से उस वस्तुओं का जो जल मार्ग से व्यापार करते थे। ये पूरा आर्थिक जीवन आपको यहाँ पे लिखना था। तो आप दोनों में से एक कोई भी एक लिखा है तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद बार बार हम लोग बता रहे थे, ये सवाल तो शुरू से ही बता रहे थे कि ये सवाल इस तरह से पूछेंगे और इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति और सूफी में सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पे पूछ रहे हैं। कबीर की बानी का मतलब ये हुआ कि कबीर की शिक्षाएं, जिन विद्यार्थियों ने कबीर की शिक्षाएं लिखी है वो कबीर की बानी हो गई। देखिए कबीर के बानी के कबीर के पद है वो क्या कहलाते हैं, कबीर के पद उलट बाशियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उलट बाशियां कहलाते हैं। उलट बाशियां किसने संकलित किया है, शिष्य भागुदास ने। भागुदास ने किस में संकलित किया है, बीजक में क्या है, कबीर के पद है वो संसार की गति के विपरीत है। कबीर ने सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है, सतगुरु को माना है। किसको माना है, सतगुरु को। और कबीर ने एकेश्वरवाद को महत्व दिया। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा रहित यानी आडंबर रहित या मूर्ति पूजा रहित जीवन के बारे में भी चर्चा की है। तो ये बातें कबीर की शिक्षाएं लिखनी थी। या फिर आप सूफी परंपरा है उनका राज्य से संबंध, यानी सल्तनत काल के शासकों से कैसे संबंध रहे, मुगल काल के शासकों से इनके कैसे संबंध रहे, किस सूफी संत का किससे संबंध रहा, ये आपको इसमें लिखना था। जैसे आपके निजामुद्दीन औलिया किन किन सुल्तानों के काल में किन के संबंध रहे, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किस तरह के संबंध रहे, नासिरुद्दीन चिराग के मोहम्मद बिन तुगलक से किस तरह के संबंध रहे, उसके बाद मुगल काल में शेख सलीम चिश्ती के संबंध है वो किस तरह से रहे, और मुगल शासक जो है इनको कैसे महत्व देते थे और किस तरह से इनको संरक्षण दिया गया। दिल्ली के गयासपुर खानगाह में जो निजामुद्दीन औलिया थे, अमीर खुसरो थे, उनके राज्य से किस तरह के संबंध रहे, वो बातें आपको इसमें लिखनी थी। तो आपका जो है पूरा बहुत ही शानदार और अच्छा पेपर गया होगा। हम ऐसे आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ हमारे सवाल आए हैं, किस तरह से सवाल जो है वो हमारी कक्षाओं से आए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब आ गया आपके मानचित्र देखिए बहुत सरल है। हाँ, राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी, जिन्होंने हरियाणा में राखीगढ़ी लिखा है, देखिए दो ये लिखेंगे तो आपको नंबर 0 मिलेंगे, ध्यान रखना। आपने या तो वो लिखे हैं या ये लिखे, दोनों में से एक लिखना है। तो अगर आपने ये लिखा है तो राखीगढ़ हरियाणा में। सारनाथ कहाँ है, सारनाथ अब वर्तमान में जिला है। सारनाथ कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में है आपके अहमदाबाद, यहाँ आपके गुजरात वाला ये जो भाग है यहाँ पे, यहाँ आपके अहमदाबाद मानचित्र में भरा चुका हूँ कई बार, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या है, मद्रास, आप यहाँ पे लिखते हैं मद्रास, चैनापट्टनम चेन्नई। तो आपके ये स्थान हो गए 1 2 3 और 4 नंबर का प्रश्न है। अगर आप देखो अलग अलग दे रखे हैं, अगर आपके 2 सही है तो 2 मिलेंगे, 1 सही तो 1 मिलेगा, 3 है 3, 4 है 4। या फिर आपने ये दूसरा वाला मानचित्र भरा है तो लोथल आपने भरा है, कौन सा, लोथल गुजरात के अंदर है। मथुरा आपने यहाँ दिल्ली आगरा के पास, थोड़ा आगरा के पास, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पे ग्वालियर मध्य प्रदेश में लिखना था, ये ग्वालियर। और आपके महाराष्ट्र के अंदर पुणे, पूना सुपा मंडी वाला दंगा, वो लिखना था। तो या तो आपने ये भरा है तो ये राइट है, और या फिर ये भरा है तो ये राइट है। इस तरह से आपका पेपर था। अब देखिए, अब देख लीजिए, ये प्रश्न है, लगा चुके हैं प्रश्न।
पहले का तीसरा यहाँ पे लगाया गया है। पहले का तीसरा क्या है? पहले का तीसरा कि स्त्री गोत्र का नियम क्या है, मैं समझा चुका हूँ। स्त्री गोत्र का नियम क्या है? पिता के घर में पिता का गोत्र और पति के घर में पति का गोत्र। तो फर्स्ट और सेकंड सी ऑप्शन राइट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गोत्र का नियम लिखा हुआ है। स्त्री गोत्र परिवर्तन, पुरुष के गोत्र स्थायी होता है। जैसे हमारे उदाहरण दिया है, लड़की गोदारा है और लड़का सारण है, तो लड़की का विवाह अगर लड़के से होगा तो ससुराल में उसकी गोत्र बदल जाएगी। पिता के घर में पिता की गोत्र और पति के घर में पति की गोत्र। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथों में मौर्य, देखिए मौर्य को किस रूप में माना गया? मौर्यों को यहाँ पे चर्चा की हमने। मौर्यों को निम्न कुल के माना गया है, निषाद माना गया। बौद्ध ग्रंथ इसको वर्षल क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन ये वर्षल निम्न कुल के माने गए हैं। तो इस तरह से निम्न कुल के राजवंशों की श्रेणी में आ जाते हैं कौन से? मौर्य वंश के लोग। कौन से? मौर्य वंश के लोग। आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, सातवां राजवंश, ये भी कौन है? ये भी अक्षत्रिय राजा है। कैसे हैं? अक्षत्रिय, क्षत्रिय राजा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कह रहे हैं। अनूठा ब्राह्मण कह रहे हैं। शासक का नाम क्या है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो ये भी आप उदाहरण उसमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न, ये यहाँ पे बताया गया था बहुपत्नी प्रथा, पुरुष के अनेक पत्नियां होना। यहाँ पे विस्तृत चर्चा करके मैंने समझा था कि बहुपत्नी प्रथा क्या है, बहुपति प्रथा क्या है, बहिर्विवाह क्या है, अंतर्विवाह क्या है, अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है। विस्तृत चर्चा इस पर कर चुके हैं। नेक्स्ट, अनूठा ब्राह्मण, वही बात गौतमी पुत्र सातकर्ण की हम बात कर चुके हैं कि ये क्षत्रियों का दर्प करने वाले, क्षत्रियों का आनंद करने वाले। तो निश्चित तौर पे ये कैसे हैं? अक्षत्रिय राजा हैं। नेक्स्ट सवाल, ये है कबीर की शिक्षाएं, जिसमें हमने बात की थी कि कबीर एकेश्वरवादी है, मूर्ति भंजना, मूर्ति के विरुद्ध है कबीर। कबीर ने ईश्वर के नाम सिमरन की परंपरा शुरू की। बहुदेववाद का कबीर ने विरोध किया था। ये तो कबीर की बानी। जो सवाल आया उसमें आप ये उत्तर दे सकते हैं। जो 19वां सवाल है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगला, ये 19वां ही है। कबीर की शिक्षाएं, कबीर अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है महान है। जुला परिवार में रामानंद के शिष्य थे, ऐसा मानते हैं। कबीर की विरासत भावी पीढ़ी की प्रेरणा का स्रोत भी है। आज कबीर की वाणियाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ये आपके चौथा प्रश्न है, वो है हड़प्पई बाटों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पई बाट चर्ट बने हुए, चर्ट पत्थर के, इस पर आकृतियाँ हैं, ये व्यापार के लिए है। यहाँ पे पलड़े भी मिले हैं। इस तरह की चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, 6ठी शताब्दी में अलवार, अलवारों को वैष्णववादी कहते हैं। सवाल पूछा है अलवारों को किस नाम से जानते हैं? वैष्णववादी। सीधा सवाल आया है। जिन्होंने क्लास देखी है उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है। नेक्स्ट, कबीर के पद है वो अन्य किस नाम से, अन्य कहाँ पर है? गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पद है वो भी संकलित किए गए हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे, कबीर ने ईश्वर को अन्य ने किस नाम से? ये सभी नाम ईश्वर को अल्लाह का, राम का, करीम का, ये सारे नाम जो है कबीर ने ईश्वर को दिए। यानी कबीर की बानी में ये सारे प्रश्न मिल करके वहाँ पे बड़ा उत्तर बना देते हैं। अगला है पहले का, आप देख लीजिए नवा है क्या है? किस पद पर गुरु नानक के पदों का? गुरु नानक के पद किसने संकलित किए? 5वें गुरु। 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव है। स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रश्न आया था आपके, अगर क्लास देखिए तो राइट हुआ है। सूफी संत, ये भी पूछा है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, वाउद्दीन जकारिया, ख्वाजा शाह मोइन चिश्ती कहाँ के? अजमेर के। फर्स्ट, ये बी ऑप्शन राइट था। ख्वाजा शाह मोइन चिश्ती कहाँ के? अजमेर के हैं। ये सवाल पूछा है। तीसरे का आपके चौथा सवाल है, अरे सॉरी 6ठा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, नानक के उत्तराधिकारी कौन हुए? अंगद देव हुए। जिसमें गुरुओं के नाम बताए थे। 5वें गुरु कौन है? ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया। देख लीजिए यात्रियों के नजरिए, यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहले का आपके 7वां है। पहले का 7वां प्रश्न है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले का 7वां क्या है? 7वां प्रश्न देख लेते हैं। पहले मतलब बहुविकल्प ये है और बहुविकल्प में इसको हम देख लें 7वां क्या है? एक तो ये है, सुमिलित करिए, नहीं यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। यात्रा वृत्तांत रिहल्ला का विवरण देखिए। यात्रा वृत्तांत रिहल्ला किसका विवरण है? रिहल्ला किसका है? इब्न बतूता का है। सवाल पूछा गया है तो ये सवाल यहाँ से मिल रहा है। दूसरे का तीसरा है। दूसरा जो है वह भाग है आपके दूसरे का तीसरा, अपन देख लेते हैं। तो ये दूसरे का खालिस्तान है। तीसरा अलबेरूनी की करती खालिस्तान, सरल भाषा अलबेरूनी की करती क्या है? किताबुल हिंद है। सीधा ये सवाल आया है।
तीसरे का पांचवा है, तीसरे का कौन सा है, पांचवा है। विदेशी यात्री दारा सिको चिकित्सक, ये लिखा हुआ पड़ा है चिकित्सक के रूप में। जस्ट सांझा के जस्ट पुत्र दारा सिको का निजी चिकित्सक था कौन, फ्रांसवा बर्नियर। तो एक ही जगह से आपको 3 सवाल मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अल बिरूनी की कृति बात कर चुके हैं। किताब उल हिंद रिक्त स्थान में आया है, तो हम चर्चा कर चुके हैं, सवाल आया आपके। नेक्स्ट, ख्वाजा साहब चिश्ती का प्रमुख दरगाह कहाँ पे है, गरीब नवाज से नाम जाने जाते हैं, अजमेर में इनकी दरगाह है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, नानक के अनुसार ईश्वर की आराधना मूर्ति पूजा के विरोध थे, स्नान ध्यान के विरोध ये महत्व नहीं देते थे, कठोर तपस्या को महत्व नहीं दे रहे थे। तो नानक ने केवल ईश्वर के नाम संगत और पंगत पर अधिक बल दिया था, तो सतगुरु को भी महत्व दिया था। नानक की शिक्षाएं देखिए। विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र देखिए, कमलपुरम जलाशय जल प्रबंधन के बारे में, हिरिया नहर क्या ये भी जल प्रबंधन, तुंगभद्रा नदी ये भी सवाल है, 9वां सवाल पूछा गया है वो है। तो झरने इससे माध्यम से जल प्रबंधन है, वो श्रेष्ठ जल प्रबंधन था, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगला, विदेशी यात्री विजयनगर किलेबंदी, 7 पंक्तियां किलेबंदी है। अब्दुल रज्जाक ने किलेबंदी के बारे में, किलेबंदी क्यों महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिए, सामरिक महत्व के लिए, खाद्य संग्रहण के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, तो ये किलेबंदी है वो महत्वपूर्ण है विजयनगर की, उसके बारे में दिया हुआ। नेक्स्ट, विजयनगर के पतन 1565 सवाल पूछा गया है, कौन सा है, फर्स्ट का आपके कौन सा है, 11वां प्रश्न है, क्या है, तालीकोटा का युद्ध 1565, राक्षस तांगड़ी, प्रधानमंत्री शासक सदाशिव राय, प्रधानमंत्री राम राय, सामने कौन था, बेमनी संघ था, और इसी से विजयनगर का क्या है, पतन हो गया था। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सत्य नहीं, कमलपुरम जलाशय राजकीय केंद्र में था, बिल्कुल। विजयनगर के तुंगभद्रा नदी की संरचना पर हिरिया बांध बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। प्रकोटे किलेबंदी युक्त थे, डोमिंगो पेस ने इसकी कोई परिधि सीमा नहीं, डोमिंगो पेस ने परिधि सीमा बताई थी, तो ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सत्य है। मतलब विजयनगर के जल प्रबंधन के बारे में आप यदि देखें तो आपका प्रश्न सही है। नेक्स्ट, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में किसने खोजे हैं, कॉलिन मैकेंजी ने, कॉलिन मैकेंजी ने, स्पष्ट रूप से सवाल आया। दूसरे का कौन सा है आपके, दूसरे का चौथा है। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम बुक्का ने की थी, कब, 1336 में, ये भी सवाल पूछा है, तो ये भी आपके इसी में है। नेक्स्ट सवाल, 1565 राक्षस तांगड़ी, प्रधानमंत्री राम राय, शासक सदाशिव राय, विस्तृत चर्चा हो गई। सीधा सवाल आया, कौन सा युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है। नेक्स्ट सवाल, हम्पी 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी, हम्पी की साक्ष्यों को खोजा था, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। विजयनगर की स्थापना 1336 में की गई थी, सीधा सवाल आया है, तो ये तीसरे का कौन सा है, तीसरे का आपके छठा है, 7वां है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, हम्पी के खोज के बारे में निम्न कथन, अब ये वापस कर्नल कॉलिन मैकेंजी, अगर आपने इसको विस्तृत देखा तो सारी चीज़ें इसमें वापस आ गई है। विजयनगर के बारे में 2-3 प्रश्न इसमें हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट, जिनसे कामिल क्या है, सर्वोत्तम, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टमाटर, आलू, मिर्च, ये कैसी फसलें हैं, विदेशी फसलें, कैसी है, विदेशी फसलें हैं, ध्यान में रखना। अब इसके अलावा क्या किया था, गन्ना विदेशी फसल नहीं, तो नई दुनिया से कौन सी फसल नहीं आई, तो गन्ना नहीं आई थी, आपके प्रश्न आया था। और इस प्रश्न को अधिकतर काफ़ी विद्यार्थियों ने गलत किया था, तो इसलिए ध्यान में जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है उन्होंने इसे सही किया है। नेक्स्ट सवाल, अब देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिशैन है, कौन है, हरिशैन। यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में विस्तृत रूप से हरिशैन के बारे में बताया गया है कि महामत्य समुद्रगुप्त के संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ये पहला प्रश्न है जो आपके पूछा गया था। फिर ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य कौन है, प्रधानमंत्री, महामत्य उनके दरबारी विद्वान हैं, तो ये भी किस शासक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तीसरे का पहला प्रश्न है वो है। अब देखिए तीसरे का दूसरा, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना, पटना कहाँ पर है, बिहार राज्य में है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, अब देख लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न हैं। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की अनूठी व्यवस्था, डाक व्यवस्था के बारे में पूछा था, डाक व्यवस्था की विशेषताएं, अगर आपने इसको ढंग से सुना है तो आप सही किया है। इब्न बतूता का विवरण कौन सा है, रियल्ला है, इब्न बतूता का विवरण रियल्ला है, सवाल आया हुआ है। महाभारत की विषय वस्तु यानी महाभारत के कथानक कैसा है, उपदेशात्मक अंश है,
महाभारत का, तो महाभारत का इसमें लिखा है खालिस्तान में है, दूसरे का दूसरा है कि ऐसे इस स्थल। अब क्या है देखिए, मैं आपको बता दूं दूसरे को दूसरा क्या है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध, स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति का मुख्य कथानक किसमें है? महाभारत में है। तो ये महाभारत से संबंधित जिन्होंने देखा है सही हो गया। मंदसौर का अभिलेख रेशम बुनकर मंदसौर मध्य प्रदेश, इसमें विस्तृत चर्चा की है कि यहाँ पे दशपुर गांव है, दशपुर गांव है, ये लाट प्रदेश गुजरात से आए हैं। कौन से लोग हैं ये लोग? तंतुबाई लोग हैं। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो आपके सही हुआ। ये पहले का दूसरा, किस वंश के शासकों को देवपुत्र कहा गया है? किसको कहा गया देवपुत्र? कुषाणों को कहा है। चीनी शासकों से इन्होंने उपाधि ग्रहण की है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और पाली भाषा बौद्ध साहित्य है। देखिए शुद्ध पिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षा है। विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के नियम है, बौद्ध धर्म के क्या है? नियम है। अभिधर्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन। महाविभाषा शास्त्र क्या है? महायान शाखा का एक साहित्य है। तो यहाँ पे सुत्त पिटक का पूछा था, सुत्त पिटक कैसा साहित्य है? बौद्ध साहित्य है। तो विद्यार्थियों इस तरह के ये प्रश्न जो है हमारी स्लाइड में जो पहले क्लासें हमने डाली थी उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, और हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि आगे भी तीसरी किताब की हम क्लासें और डाल देंगे। लेकिन CUT का जो बैच हमारा शुरू कर रहे हैं, हम नियमित रूप से एक CUT का बैच शुरू कर रहे हैं, और उस बैच में आपके एक भी सवाल जो है वो बाहर नहीं जाने देंगे। 100% गारंटी के साथ आप आइए और क्लास में आप अच्छे तरीके से पढ़िए, और इस तरह से CUT में भी आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसे हम आप ईश्वर से आपके लिए आशाएं करते हैं। धन्यवाद। ये आपका पेपर जो है वो सॉल्यूशन हो गया है।